अभी एसिटाजोलामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी केस स्टडी करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट को क्लैरिटी में लेते हैं. When we are talking about the carbonic anhydrase inhibitors, you have to remember acetazolamide, dorzolamide and brinzolamide. This azolamides आपके ध्यान में azolamides होना चाहिए. Okay. अब acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitors. वहाँ से क्या होता है, ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में, ये रिएक्शन को वो कैटलाइज करता है. अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे तो इनहिबिट लीड द लेस बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन कम होता है. ये आपकी प्लाज्मा है और ये आपकी किडनी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आ गया. ओके, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे कम रहेगा, यहाँ पे बढ़ेगा और ये इसके साथ में सोडियम को बाइंड कर लेता है, तो सोडियम भी लॉस होगा. रीनल लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि जैसे सोडियम जाता है तो वाटर भी निकल जाएगा एंड अलोंग विद दैट अदर इलेक्ट्रोलाइट्स आल्सो विल आउट फ्रॉम द बॉडी. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज आल्सो प्रेजेंट इन आईज एंड ब्रेन. ओके, अब एक जनरल सा मैकेनिज्म बना लीजिए कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है वो बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन का काम करता है. अगर हम बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को हास्ट करते हैं तो वो सोडियम के साथ में या तो वाटर की प्रोडक्शन, वहाँ पे फ्लूइड बनाने का काम रोकता है. ओके, ये आपको समझना जरूरी है. ओके, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्वियस ह्यूमर. तो आपकी आइज में एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिस्पॉन्सिबल है. तो अगर पेशेंट को जो ग्लूकोमा है, तो ग्लूकोमा के पेशेंट में जो अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है उसको एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम करनी है. एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम करना मतलब ये फ्लूइड को लेस प्रोडक्शन करवाना है ताकि वो प्रेशर एक्सर्ट ना करे आपकी रेटिना के ऊपर. तो ग्लूकोमा के पेशेंट्स के लिए भी यूज होता है, इपिलेप्सी के पेशेंट में भी यूज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है उसका एक, वो है माउंटेनरिंग सिकनेस. ओके, माउंटेनरिंग सिकनेस में क्या होता है, CSF सेरेब्रल स्पाइनल में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना, आपके पल्मनरी में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाना. दिस काइंड ऑफ प्रोफाइलेक्टिक प्रोसेस के लिए भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं. तो अब तक हमने जितनी बात की उसमें से आपको ये समझ में आया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ड्यू टू दैट द प्रोडक्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट इज गोइंग टू बी, उसकी रीएब्जॉर्प्शन को कम करेगा तो वो सोडियम के साथ बाइंड होगा और एक्वियस प्रोडक्शन कम होगी. ओके, दैट इज द मेन पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, एसिटाजोलामाइड सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स, इतने इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में से बाहर फेंकता है. ओके, डन. क्लिनिकल यूज, ग्लूकोमा. क्यों ग्लूकोमा में एक्वियस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम करवाता है. एक्वियस ह्यूमर क्या है, तो फ्लूइड है. फ्लूइड की प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, उसको अगर हम क्लोज करवाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगी एंड दैट डिक्रीज द प्रेशर. This is very important concept. Okay, used to alkalizing the urine. अब ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से देखते हैं. This is your plasma, this is your kidney. For example, नॉर्मल सिचुएशन में आपके यूरिन का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है. ओके, और जैसे आपकी बॉडी में सैलिसिलेट, मतलब किसी पेशेंट को सैलिसिलिक एसिड या बार्बिचुरेट की टॉक्सिसिटी हो गई है. ओके, उसने एक्सीडेंटली ज़्यादा ले लिया है या तो इंटेंशनली ज़्यादा ले लिया है, तो एस्पिरिन फॉर एग्जांपल, सैलिसिलिक एसिड मतलब एस्पिरिन, तो ये सैलिसिलिक एसिड आपके यूरिन में आया. इसका नेचर भी, सैलिसिलिक एसिड का भी नेचर एसिडिक है. तो एसिडिक सब्सटेंस अगर आपके एसिडिक यूरिन में रहेगा तो वो कौन से नेचर में रहेगा, अनआयोनाइज्ड.
ये अगर अनआयोनाइज्ड रहेगा तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी पेशेंट को सैलिसिलेट या तो बार्बिचुरेट की टॉक्सिसिटी है तो वो टॉक्सिसिटी को हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। ओके, तो एस्पिरिन, सैलिसिलेट, बार्बिचुरेट, दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस आर एसिडिक सब्सटेंस। यूरिन अगर एसिडिक है तो वो सिचुएशन में वो अनआयोनाइज्ड रहेगा। अनआयोनाइज्ड सब्सटेंस ही एब्जॉर्ब और रीएब्जॉर्ब होता है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर हम यूरिन को एसिडिक की जगह पे अल्कलाइन कर दे तो क्या होगा। अगर यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा तो सैलिसिलिक एसिड या बार्बिचुरेट है वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। अगर ये आयोनाइज्ड हो गया तो दिस आयोनाइज्ड फॉर्म रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा एंड दैट इज गेटिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो इस तरह से हम इसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शंस है, या तो हम यूरिनरी अल्कलाइजर दे सकते हैं या तो हम एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। एसिटाजोलामाइड देंगे तो दैट इज गोइंग टू मेक योर यूरिन अल्कलाइन एंड अल्कलाइन यूरिन सैलिसिलिक एसिड या तो बार्बिचुरेट जैसे वीकली एसिडिक सब्सटेंस को आयोनाइज कर देगा और उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोक देगा। आई होप दिस इज क्लियर। इफ इट क्लियर गिव थम्स अप। ओके, आप थम्स अप दे सकते हो कि हाँ समझ में आ गया। ओके, परफेक्ट। दूसरा, माउंटेनरिंग या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ता है तो उसकी वजह से वहाँ पे एडिमेटस कंडीशन होती है एंड दैट एडिमेटस कंडीशन इज सम टाइम वेरी वेरी फेटल। ओके, तो ये जो फ्लूइड की प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए भी हम पहले से 24 आवर्स पहले अगर हम उसको एसिटाजोलामाइड दिस काइंड ऑफ सब्सटेंस इफ वी आर गोइंग टू गिव तो उससे क्या होगा, वो एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एंजाइम इनहिबिट होगा तो फ्लूइड की प्रोडक्शन कम होगी और फ्लूइड की प्रोडक्शन कम होगी तो ऐसे पेशेंट को जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एपिलेप्सी में भी दिया जाता है। दिस मेडिकेशन कैन बी गिवन एंड यूज फॉर डाईयूरेसिस इन पेशेंट विथ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको समझाना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चलो इसको 2 मिनट के लिए रखते हैं। एक तो एज ए डायूरेसिस यूज होता है। आपको पता हो गया कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का मतलब क्या है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का मतलब है कि आपकी प्लाज्मा में अल्कलाइन सब्सटेंस बढ़ गए हैं। ओके, तो उसको बाहर फेंकना है। ओके, उसको बाहर फेंकना है तो उसका मतलब जो आपकी प्लाज्मा की पीएच है उसमें से अगर हम बाइकार्बोनेट को निकाल देंगे तो बाइकार्बोनेट का नेचर अल्कलाइन है, तो अल्टीमेटली अल्कलाइन सब्सटेंस बाइकार्बोनेट बाहर निकलता जाएगा तो आपकी प्लाज्मा की जो पीएच है इट्स गेटिंग टूवर्ड्स द एसिडिक। ओके, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से कंफ्यूजन आता है क्वेश्चंस में, एग्जाम में। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ओके एंड यूरिन अल्कलोसिस दोनों ही डिफरेंट चीज है। हम एसिटाजोलामाइड से यूरिन अल्कलाइन होता है, लेकिन प्लाज्मा जो है वो एसिडिक होती है। अगर मान लो कि किसी के प्लाज्मा में बेसिक सब्सटेंस अल्कलाइन सब्सटेंस बढ़ चुके हैं तो उसकी प्लाज्मा की पीएच ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगी। हमें क्या करना है, उसको एसिडिक बनानी है। एसिडिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन में हम बाइकार्बोनेट को बाहर निकालेंगे तो प्लाज्मा की पीएच धीरे धीरे डिक्लाइन होकर वो एसिडिक की तरफ आ जाएगी। दैट्स वाई द पेशेंट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस those kind of patient can be treated with the acetazolamide। तो आपको एसिटाजोलामाइड्स के अलग अलग 5-6 डिफरेंट यूजेस पता चल गए। ग्लूकोमा हो गया, आपकी टॉक्सिसिटी ऑफ वीकली एसिडिक सब्सटेंस हो गया, फिर आपकी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई, एपिलेप्सी हो गई, एज ए डायूरेटिक्स हो गया एंड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है। ओके गुड, चलो आगे चलते हैं। साइड इफेक्ट क्या होगी,
एसिडोसिस, क्योंकि अल्कलाइन सब्सटेंस बाहर निकल गया। यहाँ से अगर अल्कलाइन सब्सटेंस बाहर निकल गया तो क्या होगा, अल्कलाइन सब्सटेंस बाहर निकला तो यहाँ पे उसकी स्कैरसिटी आई, तो दिस बिकम द एसिडिक, दैट्स कॉल्ड द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स कैन बी यूज फॉर द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के लिए कौन सी यूज होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द एसिटाजोलामाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द एसिटाजोलामाइड एक्सेप्ट। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ओके। तो कंफ्यूजन एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस में होगा। वर्ड आपको याद करना है, यूरिन अल्कलाइन होता है लेकिन प्लाज्मा एसिडिक होता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब ये दोनों के बीच में भी एक रिलेशनशिप है और ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेशियम एंड प्लाज्मा पीएच, ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। जनरली पोटेशियम सेल के अंदर होता है और पोटेशियम आपकी प्लाज्मा में जो होता है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप प्लाज्मा में एसिड बेस बैलेंस के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर मान लो कि पोटेशियम की यहाँ पे अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो तो पोटेशियम वो हिसाब से बिहेव करता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए आपके खाली दिमाग में रखने के लिए है, ओके। और इसके बेस पर से जब हाइपरकिलेमिया का मैनेजमेंट करना होता है, क्योंकि पोटेशियम इज इम्पोर्टेंट फॉर द कार्डियक फंक्शन और वहाँ से अरिथमिया होता है, तो जब भी आप डायूरेटिक्स पढ़ते हो तो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में थोड़ी सी समझ होना जरूरी है, ओके। क्योंकि ज़्यादातर डायूरेटिक्स पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करते हैं, पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी हैव टू लर्न, और ये अभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं क्योंकि अदरवाइज इट्स बिकम मोर डिफिकल्ट। सेडेशन, ओके, न्यूरोपैथी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इसकी वजह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिस एसिटाजोलामाइड इज ए सल्फा मोइटी सब्सटेंस। तो अगर किसी पेशेंट को सल्फा एलर्जी है तो ऐसे पेशेंट में ये भी एलर्जिक सिचुएशन कोज कर सकता है। और दूसरा पॉइंट, सारे सल्फा मेडिकेशंस में आपको एक फोटोसेंसिटिविटी वाला पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है कि जब भी आप सनलाइट्स में एक्सपोज होते हो तो यू हैव टू अप्लाई द SPF 30+, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कोलोसिस से कंफ्यूज कर सकता है, यूजेज के बारे में समझना जरूरी है। हाइपोकिलेमिया, जनरली सारे डायूरेटिक्स में हाइपोकिलेमिया होता है और इसमें एक सल्फा ड्रग्स इंक्लूड है।